आप सभी बीएड सेकेंड ईयर छात्राध्यापक छात्राध्यापकों को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हरिगांव आरा से। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, विदित है कि आपके सिलेबस कोर्स में S5 में यह दिया गया है, यूनिट 5 में, कि पोषण एवं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। संतुलित आहार के विभिन्न तत्वों के स्रोतों तथा कार्यों के बारे में हमें बताएं या स्पष्ट करें। ठीक है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कृपया इसे समझिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, फिर अगले दिन आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। संतुलित आहार उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद अपेक्षाओं पर या हमारी अपेक्षाओं को तृप्त करता है। यह अब तो हो गया संतुलित आहार का एक संक्षिप्त अर्थ है, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो और इन तत्वों का उचित अनुपात में हो। ऐसा होता है ना, कहीं कुछ कैलोरी, कुछ वसा अधिक हो, प्रोटीन अलग गया, जलन अलग गया, खनिज पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों क्या कि सारे का जो है एक बिल्कुल पौष्टिक आहार एक लिमिट में हो, एक अनुपात में हो। उस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को हमें देना है तो व्यक्ति को पहले हम देख लेते हैं महिला है या पुरुष। अब ये देखते हैं कि महिला है तो उसका वर्ग कितना है और पुरुष है तो वर्ग कितना है। उसी प्रकार से अगर सामान्य बालक है तो बालक का जो वर्ग कितना है, उसका बॉडी क्षमता क्या है, उसका आय क्या है, उस आधार पर उसका जो भोजन का अनुपात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम मिश्रण वो आहार जो शरीर को पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, वह संतुलित आहार कहलाता है। अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो संतुलित आहार होता है वो पुरुषों के लिए अलग होता है, बालकों के लिए अलग मानक है, महिलाओं के लिए अलग है। उसके बाद जो पुरुषों में भी जो हार्ड वर्क करते हैं किसान, उनका जो है अलग आहार है। उसके बाद जो स्टूडेंट, जो खिलाड़ी, जो एथलीट होता है उसका आहार अलग है, और जो बालक है उसका आहार अलग मात्रा। और उसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडीज का भी एक आहार अलग होता है और सामान्य लेडीज का आहार अलग होता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में या जीवन यापन का विकास, प्रजनन और सामान्य स्वास्थ्य और जीवन के लिए हमें इसके लिए भोजन के जो भी तत्वों का समावेश होता है या समावेश करने का प्रयास करते हैं उसे पौष्टिक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और विटामिन। उसके बाद खनिज, लवण। ये हमारे 6 आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 6 विटामिन हैं जिससे हमारे पूरे बॉडी का विकास होता है। पूरे हमारे बॉडी में जो भी कमियां होती हैं, जो भी हमें चाहिए या किन से हमें क्या मिलता है, इन सारी चीजें विटामिन से हमें हमारे रोगों को उपचार होता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है, खेलने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास इन विटामिनों के माध्यम से होता है। अब मैं आपको चाह रहा हूं कि प्रत्येक विटामिन, जैसे मैंने बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, उसके बाद जो भी विटामिन, खनिज, लवण, जो भी मैंने बताया आपको, अब उससे सोचता हूँ आपको डिटेल्स बता जाए। आइए आपको हम डिटेल बताने का प्रयास करते हैं। समझिए कि अब पहला नंबर देखते हैं प्रोटीन। इसमें देखेंगे हम कि प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन मिलता कैसे, प्रोटीन की संरचना क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। उसके बाद जो भी जीव द्रव्य कोशिकाओं का भी एक आधार होता है। प्रोटीन का अधिकतर मात्रा हमारे शरीर में तंतुओं में विद्यमान होता है। शरीर का सबसे विपुल तत्व प्रोटीन है। जीवित शरीर जो हमारा होता है, जो हमारा वर्तमान शरीर है, ये भार का 6वां भाग, ये हमारे शरीर का 6वां भाग प्रोटीन भाग होता है। उसके बाद अब इसका हम देखते हैं स्रोत। इसका स्रोत क्या है, तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत जो है अनेकों चीजों से मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि पहला दूध से प्रोटीन मिलता है, मांस से मिलता है प्रोटीन, मछली से मिलता है, अंडे से मिलते हैं, अरहर की दाल से मिलती है, सोयाबीन से मिलता है,
अखरोट से मिलता है, उसके बाद फलियों से मिलता है, उसके बाद मटर, हरे मटर से मिलता है, पनीर से मिलता है और दही से मिलता है, उसके बाद तिलहन, उसके बाद अनाज से, इत्यादि चीजें जो होती हैं वगैरह जो जिनमें प्रोटीन मिलने की मात्रा अधिक होती है, जिससे हम सेवन करते हैं। उसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रोटीन का जो कार्य क्या होता है। प्रोटीन का कार्य जो शरीर में उत्पन्न अनेक रस प्रोटीन द्वारा ही बनते हैं। जो भी हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रस, पानी इत्यादि चीजें जो हमारी बॉडी संयुक्त या बॉडी के लिए वर्क करने के लिए रेडी करती हैं, उनके रस जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद प्रत्येक कोशिकाओं के लिए प्रोटीन आवश्यक है, नए तंतुओं का निर्माण के लिए भी आवश्यक है, जिसमें अमीनो अम्ल बड़ी निर्माण भूमिका अदा करते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी को प्रत्येक कोशिकाओं के लिए प्रोटीन अगर आवश्यक है तो उसमें नए तंतुओं का निर्माण करने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। जैसे अमीनो अम्ल बड़ी निर्माण भूमिका, इसमें क्या है, अमीनो अम्ल की जो है भूमिका अधिक रहती है और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। उसके बाद जो हमारा पाचक तत्व है या पाचन प्रक्रिया है, इसमें भी ये बिल्कुल अलग रोल निभाता है, ये प्रेरक का वर्क करता है। उसके बाद शरीर की जो वृद्धि विकास में ये भी सहायक है। इसकी कमी से शरीर का भार भी कम होने लगता है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा भार, हमारे मसल्स वर्क करना बंद कर देते हैं या हमारा भार कम होने लगता है। उसके बाद शरीर में ऊर्जा, ताप पैदा करने के लिए भी या ये ईंधन का वर्क करता है, जिससे प्रोटीन कि हमारा कोई भी वर्क है या किसी कार्य को करने के लिए ये हमें प्रेरित करे। या हमारे अंदर जैसे बाइकों में पेट्रोल डालते हैं तो बाइक चलती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगी, इसलिए यह ईंधन का वर्क करता है। उसके बाद अगर अन्य कमियां आ जाती हैं या प्रोटीन की कमी आ जाती है तो हमारे मसल्स या हमारे जो इच्छाएं अंदर शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल काम करने से दूर भागती हैं। उसके बाद प्रोटीन हमारा जो है, प्रोटीन अगर नहीं होता है व्यक्ति के अंदर तो अनेकों प्रकार की बीमारियों से हमें परिचित होना पड़ता है। जैसे रोग जो हमारा होता है, रोग निरोधक क्षमता होती है, जो रोग को रोकने का प्रयास करिए, रोग हमारी बॉडी जो क्षमतावान किसी रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके बाद आप दूसरा देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की संरचना, जिसमें 6 विटामिन थे ना आपके पूरे टोटल्स 6 तत्वों से मिलकर बना था ये पौष्टिक आहार का। तो उसमें अब सेकेंड पे आता है कार्बोहाइड्रेट की संरचना। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की संरचना जो तथा हाइड्रोजन, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, आपको पता भी होगा, कार्बोहाइड्रोजन या कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद इन ऑक्सीजनों उसी कार्बोहाइड्रेट जो है और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जैसे कि पानी में होती है। जब सभी प्रकार के शक्कर निशारते स्पष्ट और विद्यमान होता है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए साथ साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसका अर्थ होता है या जिसका वास्तविक रूप तो है ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत देखते हैं कैसे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, जौ, आलू, शक्करा, सलगम, खजूर, गुड़, किशमिश, गन्ना, केला इत्यादि, या सूखे फल, जैसे सूखे फल में अंजीर कह लेते हैं या खुमानी कह लेते हैं या कुछ और मीठे फल जो सूखे होते हैं, जिन फलों से हमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। जिससे कार्बोहाइड्रेट में एक और है फॉर्मूला कि व्यक्ति जिस चीज को ज्यादा चबाने का प्रयास करता है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे अगर खिलाड़ी को देखते हैं तो वो चिलगम चबाते हैं, उससे उनको कार्बोहाइड्रेट में उनसे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का कार्य देखते हैं है क्या कि व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है या बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। तो दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा, ताप उत्पन्न करना या ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद सक्रिय मांसपेशियों में ग्लूकोज के ऑक्साइड के रूप में बदलता है, जिससे शरीर में ऊर्जा और ताप मिलता है। यह आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट।
का स्रोत और कार्य, कि कार्य कैसे कैसे करता है कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आगे थर्ड नंबर कि वसा। वसा क्या है, वसा का जो है कार्य क्या है और वसा का मुख्य स्रोत क्या है। वसा को हम बिल्कुल भोजन एवं शरीर की ईंधन शक्ति भी कह सकते हैं। जैसे कभी कभी तो लोग कहते हैं कि वसा हमारे लिए बहुत खतरनाक है, वसा नहीं ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि वसा अगर ना हो या भोजन व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वसा के कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है। जैसे इसका एग्जांपल होता है 100 मीटर का जो रेसर होता है, जब रेस करता है तो वहां पर उसके जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो मिलती है वो वसा से मिलती है, चर्बी से मिलती है, वसा फैट से मिलता है। ठीक है, तो ये देखते हैं वसा को भी हम भोजन का एक आवश्यक तत्व कह सकते हैं या मानते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऊर्जा का बेहतर स्रोत है। ये वसा बताया ना अभी आपको कि 100 मीटर का रेस जब हम भागते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो हम मुंह से लेते हैं या छोड़ते हैं वो हमारा कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उस समय हमें ये वसा से ही ऑक्सीजन मिलता है अंदर से, इसलिए ये ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। उसके बाद इसकी संरचना कैसे होती है, वसा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परमाणु से जुड़े एक ग्लिसरॉल और परमाणु से बनता है। इसके वसा के प्रति जो संसाधन है, ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वनस्पति संसाधन, एक होता है आमाशयी वसा। इसको जो है मिलने का या वसा किस प्रकार से मिलता है तो दो प्रकार से, एक वनस्पतियों से मिलता है, एक हमें जो है आमिष वसा मिलती है। वनस्पति में क्या होता है, जैसे पहला वनस्पति में क्या होता है कि मक्खन, घी, तिलहन, जो चीजें हमें छन की मिलती है, तेल में, घी में इत्यादि चीजें जो छन के मिलती है या ऐसे जो लिक्विड होते हैं तिलहन, उससे हमारे क्या फैट बढ़ता है, वसा बढ़ता है। तो मक्खन हो गया, घी हो गया, तिलहन हो गया, नारियल का तेल हो गया, तिल हो गया, तेल और सरसों का, ये इन सारी चीजों से क्या है हमें वनस्पति, हमें फैट वसा मिलता है। उसके बाद अखरोट भी है, उसके बाद ये अखरोट क्या करता है भरपूर मात्रा में हमें फैट देता है। उसके बाद अब आमिष में देखते हैं, मैंने बताया था अभी दो प्रकार का मिलता है हमें वसा, दो माध्यमों से मिलता है। पहला स्रोत था वनस्पति, दूसरा था आमिष वसा। आमिष पहले मैंने वास्तविक वनस्पति के बारे में बताया, अब बता रहा हूं मैं आमिष वसा क्या है, जिसमें क्या स्रोत है आमिष वसा का। तो उसमें मांस, मछली, अंडा, दूध, चीज, उसके बाद डेयरी उत्पादन से जो भी चीजें हमको मिलती है उसमें फैट, उसमें वसा अधिक रहता है। आमिष वसा आहार महत्वपूर्ण तब माना जाता है जबकि किसी प्रकार के विटामिन जैसे ए और डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब हमें ए और डी की आवश्यकता पड़ती है तो ये इसके लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है। वसा का कार्य क्या होता है, उच्च कैलोरी प्रदान करना उन लोगों के लिए जो अधिक लाभकारी, जिनके लिए कार्य समय से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम देख लें एग्जांपल के तौर पे, तो जो एथलीट होते हैं उनको एक प्रेग्नेंट लेडीज और उनको दोनों को सेम पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, जिसमें उनकी या एक किसान को, कि जो किसान खेती करता है खेतों में जाकर, उनको तीनों को एक सेम देते हैं कि इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें निरंतर ये विकास करते हैं, उसमें निरंतर ये बढ़ावा लेते हैं। इसलिए इनको ए और डी का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है कि इनको देने पे इनका फैट, इनकी चर्बियां सही रहती है और इनको कभी आवश्यकता पड़ता है ऑक्सीजन का कि इनसे ये ले सकते हैं। उसके बाद उसी में था सेकेंड पॉइंट था वसा शरीर और ताप ऊर्जा दोनों प्रदान करती है। उसके बाद यह शरीर की त्वचा को भी मुलायम रखती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एंड वसा ईंधन भी देता है, भोजन भी देता है, क्योंकि इसे जलने की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब रनिंग करते हैं वहां पर ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वो हम क्या करते हैं अपने वसा से, जब ये हमारे अंदर चर्बियां वो गलती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि चर्बी जलती है या हमारे अंदर से ताप वो भोजन की खपत पूरी करती है, तो उस प्रकार से ये हमें ऑक्सीजन या हमें भोजन
या जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति 3 दिन 4 दिन नहीं खाता तो जीता कैसे है, तो वो चर्बी के माध्यम से, अपने फैट के माध्यम से जीता, उससे उसे ऑक्सीजन, उससे उसे खुराक मिलता है, उससे उसे जीने की ऊर्जा मिलती है। उसके बाद यह भोजन के लिए स्वादिष्ट बनाने में प्रयास कर। अगर फैट या वसा की जो भी चीजें खाते हैं वो भोजन के लिए या भोजन स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं जल विटामिन। जल क्या है? जल 2 भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 भागों से वितरित रहता है। जैसे समानतः प्रतिदिन एक व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे मूत्र, पेशाब, त्वचा, सांस के साथ फेफड़े द्वारा उस छोड़े गए जल कणों के माध्यम से शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद पानी भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व भी माना जाता है। पानी वैसे तो तरल पदार्थ है, लेकिन अगर किसी प्रकार के ठोस अगर भोजन हम करते हैं तो हमारे पानी का जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान है। और ठोस पदार्थ अगर हम लेते भी हैं तो उससे भी हमें पानी की मात्रा मिलती है या कमी हमारी पूर्ण होती है। उसके बाद जो अगर स्रोत इसका हम देखें, जनरली स्रोत क्या है, तो स्रोत में देखेंगे तरबूज, खरबूज, इनमें क्या है 90 से 95% जो है पानी की मात्रा होती है। इन्हें हमें कंटिन्यू सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पानी की मात्रा कम न हो। पानी कुछ मात्रा में शरीर को भोजन प्रक्रिया को भी प्राप्त कराती है या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में 75% पानी का भाग है और 25% मसल से इत्यादि चीजें हैं, तो इनके लिए हमें बना के रखने के लिए इन फलों का जो है सेवन करना अनिवार्य है। अब देखते हैं जल का हमारे अंदर कार्य क्या है, हमारे बॉडी में इनका कार्य क्या है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या है, यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। उसके बाद यह भोजन पचाने में सहायक भी होता है, क्योंकि सभी पाचक रस जलीय होते हैं। जो भी हमारे अंदर पाचक रस होते हैं वो बिल्कुल जल के रूप में होते हैं, इसलिए हमें जल अति आवश्यक है, पीना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, इत्यादि चीजों को लेना चाहिए। उसके बाद शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ या जो भी व्यर्थ पदार्थ जो बिल्कुल बेकार हैं, उनको बाहर निकालने में ये हमें सहायता देता है, ये हमें बिल्कुल सहयोग करता है। उसके बाद शरीर में रक्त, प्लाज्मा जैसे द्रव्यों के लिए आधार प्रदान करता है। ये हमारे अंदर जो भी रक्त है, आपको पता है रक्त में कितने % पानी है, प्लाज्मा है, क्या है, इन सारे चीजों में या इनको सुचारू रूप से चलाने में हमें पानी महत्वपूर्ण या जल महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। उसके बाद यह रक्त का संचरण की सहायता देता है। ये जब हमें रक्त बनाना है तो भी पानी हमें सहायता देता है। उसके बाद रक्त जो हमें गाढ़ा हो जाता है या थक्के जमने लगते हैं, उनमें भी ये सहयोग करता है, जमने नहीं देता है। जैसे होता है थक्के जम जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, हाई हो जाना, तमाम चीजों के जो ये रोकने से ये रोकता है। उसके बाद यह शरीर को खनिज लवण प्रदान करता है, जैसे कि व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई वो ना हो। जैसे देखते हैं पानी में अनेकों प्रकार की विटामिन मिलती है आपको, तो उसी प्रकार से ये खनिज लवण के रूप में भी वर्क करता है। अब देखते हैं कि इसका अगला पॉइंट, इसमें शरीर में होने वाले रासायनिक जीव तंत्रों के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा है 5वां नंबर, खनिज विटामिन। जब बताया था मैंने खाद्य और विटामिन जीवन प्रदान करने की एक कला है, विटामिन जीवन प्रदान करने हेतु पदार्थ है। यह शरीर का विकास एवं वृद्धि में साथ साथ उसे स्वस्थ बनाने में भी ये सहायता करता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही विटामिन की खोज की गई। इसके प्रयोग हमने सबसे पहले चूहे के ऊपर किया। चूहे पे अगर ये हमें सार्थक दिखाई दिया, तब जाके इसको जो अनेकों प्रकार के इस पे जो प्रयोग करने लगे, आदमियों के ऊपर दिया जाने लगा, खपत होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे 1922 में इसके नए रूप पदार्थों में, जिसमें विटामिन कहा जाता है, जिसके जैसे 1912 में हम इनको नया रूप देके एक विटामिन का नाम दिए। अब विटामिन की संरचना कैसे हुई ये देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिक से इनकी संरचना होती है, क्योंकि आधार ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद अभी तक ऐसे 13 विटामिन से को पता लगा चुका है, लेकिन हम 6 विटामिन
का ही पता लगा चुका कि अभी तक तो 13 विटामिन का हमें जो है जानकारी मिला है, लेकिन हम 6 विटामिन पर भी अपना वर्क करते हैं। 6 विटामिन को ही अपने हिस्सा मानते हैं शरीर का, और 6 विटामिन को ही महत्वपूर्ण अपने शरीरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सहयोग के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान, ये महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। अब देखते हैं इसमें कि खनिज लवण क्या होता है। तो हमारे शरीर में या हमारे शरीर का वजन लगभग 1/20 जो भाग खनिज का होता है, और उनके शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक जो तत्व हैं वो खनिज लवण होते हैं। शरीर के विकास, उसके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण निम्नलिखित रूपों से या अन्य विभिन्न रूपों में है। जैसे अगर देख ले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, आयोडीन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, तांबा, सोडियम क्लोराइड इत्यादि, ये क्या है, खनिज लवण के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके जो अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं। ये तो हमारे 6 खनिज लवण थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि खनिज लवण के अंतर्गत जितने भी हमारे ये 9 से 10 पॉइंट थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, आयोडीन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, तांबा, सोडियम क्लोराइड, ये जितने हैं मैं इनको बिल्कुल डिटेल्स में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे क्या होता है। कैल्शियम, अब देखते हैं बॉडी में कैल्शियम का कार्य क्या होता है। कैल्शियम का कार्य होता है शरीर में हड्डियों जैसे दांतों को रोगों के लिए कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है। अगर हड्डी हमारी कहीं पर टूट जाती है तो कैल्शियम के माध्यम, या कैल्शियम कमजोर हो जाते हैं हमारे अंदर तो हड्डियां चटकने लगती है, या जुड़ने में दिक्कतें होती है, या दांतों में किसी प्रकार परेशानी आती है तो कैल्शियम के माध्यम। कैल्शियम अगर कमजोर नहीं होता है व्यक्ति के अंदर, तमाम से दांतों में, हड्डियों में परेशानियां आती है। इसलिए हमें यह खनिज हृदय की गति, रक्त का भी संचार करता है, यह स्नायु संवेदना, उसके बाद शरीर की अन्य प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद यह इसकी जो है शरीर में कमी होने से मांसपेशियां जो हमारी होती है वो सक्रिय बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं रहती। इसलिए हमें हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। अब कैल्शियम का स्रोत देखते हैं। कैल्शियम मिलता कैसे हमको है, तो दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, सूखे फल, गाजर, आंवला, बंद गोभी, फूल गोभी, सलजम, और ये ऐसे मतलब फल हैं, ऐसे सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का ये प्रमुख स्रोत है। इनके माध्यम से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, इनसे हम प्रोटीन अधिक मात्रा में ले सकते हैं। ये आपका प्रोटीन का हो गया। अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड में लोहा था, आयरन जिसे कहते हैं। हमारे शरीर के लिए आयरन कितना महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करेंगे। यह खनिज लवण हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके लिए यह खनिज लवण हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए रक्त के लिए इसे एक प्रमुख तत्व माना जाता है। शरीर के विभिन्न जो भागों के लिए ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, उसके साथ साथ अन्य कार्बन डाइऑक्साइडों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। उसके बाद वयस्क स्त्रियों के लिए यह 18 mg का और पुरुषों के लिए 15 mg लोहा का खनिज आवश्यकता प्रतिदिन होती है। शरीर में इस खनिज की कमी से रक्तहीनता बिल्कुल होता है। ये जैसे रक्तहीनता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, त्वचा का रंग पीला हो जाता है तथा शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन अधिक हो जाता है, व्यक्तियों में कमजोरी आ जाती है, व्यक्तियों में थकान जो महसूस करने की क्षमता वो अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह व्यक्तियों में एक और है कि अगर ये लोहा आयरन कम हो जाता है तो उनमें जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, तो सांस फूलने का अधिक जो है लक्षण हो जाता है। अब देखते हैं लोहा का स्रोत क्या है, आयरन का स्रोत क्या है। तो अन्य है, दालें हैं, अंडा है, अंजीर है, प्याज है, सूखे फल है, उसके बाद दूध है, मांस है, खजूर है, चुकंदर है, सेब है, आंवला है, पालक है, बाथू है, आट्टू है। उसका ये अनेकों प्रकार के जो हमारे फल अभी बताए हैं,
इनसे क्या होता है, ये प्रचुर मात्रा में, ये अधिक से अधिक मात्रा में इनसे हमें आयरन मिलता है। अब देखते हैं आयोडीन। यह खनिज लवण व्यक्ति के थायराइड्स अन्य या अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, या इनके कमी से ग्रंथियां सूखे हो जाते हैं। ये हमारी जो ग्रंथि होती हैं अंदर से वो सूख जाती है और गले में घेघा रोग जैसे अनेकों रोगें उत्पन्न होने लगती है। तथा इसलिए बच्चे के लिए ये इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास हेतु ये महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन व्यक्तियों को 15 mg से मतलब आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन शरीर के उपाचन, जो हमारे अंदर पचन शक्ति रहता है, जो हमारे अंदर हम भोजन लेते हैं उसको पचाने में भी काफी सहयोग करता है। उसके बाद ये संतुलित बनाए रखता है। आयोडीन का स्रोत क्या होता है देखते हैं, समुद्री जल, खाद्य पदार्थ, उसके बाद मछली के तेल, समुद्र के पानी से बने हुए नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसमें अधिक मात्रा। उसके बाद अतिरिक्त में क्या देखते हैं, लहसुन से, केला, पालक, प्याज इत्यादि चीजों से हमें आयोडीन मिलता है। अब आगे देखते हैं फास्फेट। जो हमारा फास्फेट है, फास्फोरस जिसे कहते हैं, यह हमारी हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक होता है। रक्त तथा स्नायु तंत्र, जितने हमारे अंदर स्नायु तंत्र है उनके लिए भी ये बिल्कुल अति आवश्यक होता है। दांत जो हमारे गिरते हैं, झड़ते हैं, उनके लिए विकास को या उन्हें ये रोक सकता है, उनका ये विकास करके अच्छा कर सकता है, झड़ने से रोक सकता है। फास्फेट के स्रोत क्या होते हैं, अंडा, मेवा, आलू, दूध, गेहूं, मांस, पनीर, उसके बाद इत्यादि चीजें जैसे पत्ते चीजें होती हैं उसमें ये पाया जा सकता है फास्फोरस। अब हम देखते हैं आगे कि गंधक क्या है। अब गंधक विटामिन देखेंगे इसमें कि यह स्पिनिच लक्षण मस्तिष्क के और नाखून के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। भोजन पचाने में भी ये सहायता करता है। पशुओं को सीधा बिल्कुल निर्माण या भोजन पचाने में सहायता करता है। उसके बाद पशुओं के सीधा बिल्कुल शांत करने के लिए भी निर्माण किया जाता है या उसमें पाया जाता है। इसकी स्थिति में लीवर अधिक सक्रिय हो जाता है और दूसरे लवणों को शोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बाल, नाखून टूटने लगते हैं। इसलिए गंधक हमें अति आवश्यक है। हमारे बाल, नाखून इत्यादि चीजों के लिए अगर ये हमारे बॉडी में होता है इससे हमें निजात मिल सकते हैं, बाल नहीं झड़ सकते। जैसे इसका स्रोत देखते हैं क्या है गंधक का। प्रोटीन के सभी तत्वों को द्वारा गंधक की पूर्ति की जा सकती है। जिससे अतिरिक्त यह है मूली, पालक, अंडा, दाल, बंद गोभी, इन चीजों में ये पाया जा सकता है। उसके बाद मैग्नीशियम देखते हैं। यह लवण आवश्यकता हड्डियों के लिए, दांतों के लिए होती है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण अभी व्यक्तियों को पता नहीं चला है क्योंकि ये सभी खाने सूखी पलकियां, सब्जियां, दूध, पनीर इत्यादि पौधों से ये हमें मात्रा में अवश्य मिलती है, ये रहती है। इसलिए हमें मैग्नीशियम का जो है प्रयोग करना चाहिए। इसका स्रोत क्या है का साबुत चने, सूखे फल या सूखे सब्जियां, सोयाबीन, मटर, दूध, पनीर, कॉफी, अन्य चीजों से इसे हमें मिलता है मैग्नीशियम। अब देखेंगे फास्फोरस। छात्रों के हड्डियों के विकास के लिए जैसे कैल्शियम के साथ साथ मिलकर कार्य करता है। ये कैल्शियम जितना हमें आवश्यक उतना ही हमें फास्फोरस भी आवश्यक है छात्रों के लिए। यह स्नायु तंत्र पुण्य तथा स्वतंत्र या स्वस्थ रखता है। यह कोशिकाओं की गुणनात्मक वृद्धि के लिए भी लाभदायक होता है। हमारे अंदर जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनको ये वृद्धि करने का प्रयास करता है। उसके बाद इसकी कमी से शरीर का विकास जो है उपयुक्त जो चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके बाद हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं। इसको न रहने पे और टूटने का चांसेस अधिक रहता है। उसके बाद फास्फोरस के स्रोत क्या होते हैं, यह शरीर के प्रत्येक कोशिका तंत्र विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त यह बादाम, अखरोट, उसके बाद सूखी चीजें, उसके बाद दूध इत्यादि चीजों में पाया जाता है। अब देखते हैं सोडियम क्या है। सोडियम फ्लोराइड्स
फ्लोराइड्स यह सामान्य नमक की है। यह शरीर में रुधिर व अम्लक्षार का संतुलन कायम रखता है। यह शरीर के सभी तत्वों को व्यस्त रखता है। सरल परिश्रम से पसीने के रूप में शरीर से सोडियम क्लोराइड काफी मात्रा में निकल जाता है, जिसकी पूर्ति हम टेबल नमक से कर सकते हैं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक भी नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता जितना बॉडी को उतना करना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का स्रोत क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का स्रोत है समुद्री नमक या समुद्री खाद्य पदार्थ है, या दूध, दही, हरी सब्जियां, तरकारियां इत्यादि चीजों से ये सोडियम प्राप्त होता है। अब देखते हैं पोटेशियम क्या है। यह खनिज लवण खत कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं क्लोराइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से हृदय की जो धड़कन है वो मंद गति पड़ जाती है, व्यक्ति को घबराहट होने लगती है, नींद कम आती है, बैरी रोग सूखे नमक के कारण होता है। तो ये अन्य जो पोटेशियम कमी है उस कारण बैरी रोग भी होता है, मांसपेशियों में कमजोरी भी होता है। अब इसका स्रोत देखते हैं क्या है। पत्तेदार सब्जियां, दाल आदि मात्रा में पीना चाहिए, जिससे हमारे प्रोटीन युक्त सभी प्रकार के खनिज बिल्कुल कुछ मात्रा में अनेकों चीजें हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी ना हो, मांसपेशियां कम करे न, और सूखा रोग न हो। उसके बाद क्लोरीन देखते हैं। शरीर में HC1 की उत्पत्ति तथा रक्त की बनावट के लिए आवश्यक होता है। यह हमारा जो अमाशय में अमाशय में पाचन रस को बनाता है और शरीर में दूषित पदार्थ बाहर निकालने में सहायता करता है। इसका स्रोत क्या है। सामान्य लवण, केला, टमाटर, चुकंदर, हरी सब्जियां, दूध आदि में पाया जाता है। तो ये आज का आपका था पौष्टिक आहार, संतुलित आहार का स्पष्टीकरण और इनके कार्य, और इनसे जो बच्चों में क्या फायदे होते हैं या इनके क्या फायदे हैं। अब अगले दिन कुछ और वीडियो के साथ फिर आते हैं।